सर मेरा नाम सुमन देव है, क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहेंगे? सर मैं बहुत बेहतरीन इंश्योरेंस आपको देने वाला हूं, आपके मरने के बाद आपके बच्चों को इंश्योरेंस मिलेगा। ओ सॉरी, मतलब आप क्यों मरेंगे? ऐसे कॉल्स आते होंगे आपके पास, नहीं? या कभी कोई इंसान आएगा और वो कॉल करेगा, सर आप फ्लैट लेना चाहेंगे? आप लगे हुए हैं, मग्न है एक मूवी देखने में, और एकदम से कॉल आएगा, सर क्या आप बैंक से लोन लेना चाहेंगे? या किसी भी तरीके के कॉल्स आ सकते हैं। इनफैक्ट आपको कॉल्स करके ये भी बोल सकते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाके आप कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, राइट? ये जो सारी चीजें मैं बात कर रहा हूं ना, ये सारे सेल्स के तरीके होते हैं। आपके पास जो कॉल्स आ रहे हैं वो सेल्समैन है जो आपको कॉल कर रहे हैं, जो कॉल करके आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सेल्समैन है, वो अलग तरीके से बेच रहे हैं, अलग प्रोडक्ट अलग तरीका। आपको अगर बोला जा रहा है कि आप वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदिए तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, राइट? तो ये जो सारा कुछ जो है, जो बहुत कॉमन है, आप चाहे नॉर्थ में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, ये कॉल जरूर आते हैं आपको, आपके पेरेंट्स को। हम थोड़े परेशान भी हो जाते हैं, पर एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सेल्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, इसी से तो हमारी जीडीपी भी बढ़ती है ना। एंड एट द एंड ऑफ द डे यही तो हमारा कोर्स भी है जो हम करने वाले हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। यस, माय नेम इज डॉक्टर देव, और अब हम लेके चलेंगे आपको साथ में एक बेहतरीन जर्नी जिसका नाम है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। अलग अलग कॉलेजेस में इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया, बट हमने क्या करा, हमने पहले सेल्स मैनेजमेंट को कवर करा, उसके बाद सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन को, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के जो अलग अलग चैनल्स है। तो हम लोग शुरू करते हैं सेल्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोगों ने यूनिट 1 का भी नाम दिया है। देखो, अगर आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं या प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आप चाहे नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, सेंट्रल में, कहीं पे भी है, हो सकता है कि जो मैं कवर कर रहा हूं वो अलग यूनिट में हो और या वो अलग जगह पे कवर हो, बट मोर और लेस जो हम इस पूरे यूनिट में कवर, पूरे कोर्स में कवर करेंगे, वो ज्यादातर आपके भी कोर्स में कवर्ड होगा। और उसके बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, प्लस साथ में भी मैं आपको कुछ कुछ बताता चला जाऊंगा जो कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो अगर हम स्टार्ट करें, जो पहला है वो है सेल्स मैनेजमेंट। अब सेल्स मैनेजमेंट होता क्या? देखो, सेल्स क्या होता है आपको पता है। सेल्स क्या होता है कि जब मैं किसी एक प्रोडक्ट को बेचता हूं, विच मीन्स मैंने ये प्रोडक्ट आपको दिया, आपने इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में मुझे कुछ पैसे दिए, और उस प्रोडक्ट की ओनरशिप आपके पास चली गई है। सपोज करिए मैं एक साबुन बेच रहा हूं, आप आए, आपने मुझे 10 रुपए दिए और आपने वो साबुन ले लिया, मैंने एक्सचेंज करा साबुन को 10 रुपए में। ये जो 10 रुपए है ये मेरा है, इसके अंदर मेरी कॉस्टिंग भी है, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है। बट जो साबुन आपने खरीदा है उसके अब आप ओनर बन गए, उस साबुन को आप यूज कर सकते हैं, फाइनल कस्टमर। उस साबुन को आप घर में किसी और के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है, जो कोई और यूज कर सकता है। इसका मतलब है कि आप कंज्यूमर नहीं है, आपने खरीदा है बट घर में कोई और यूज कर रहा है। सो ये जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स है ना, कि कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है, क्लाइंट कौन है, और ये कुछ होता है जो कि मैं शेल्फ में जाके खरीद सकता हूँ, कुछ होता है जिसको मुझे मिल ही नहीं सकता, मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये सारा हम समझेंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे ये कोर्स बढ़ता चला जाएगा और आपको पता लगता चला जाएगा कि एक्चुअली में सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है। और उसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन भी, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट, देखो, एक ये प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? आपके सेल्स को मैनेज करने का। सेल्स को मैनेज करने का मतलब क्या है कि आपको प्लान भी करना पड़ेगा, आपको रिक्रूट भी करना पड़ेगा, आपको उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, आपको अलग अलग तरीके भी मेंटेन करने पड़ेंगे। आपका ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल्स हो रहा है, या आपका ये प्रोडक्ट जो है ये दुकानों में बिकेगा, या आपके पास आके खरीदेंगे, या ये प्रोडक्ट टेंजिबल है और इंटेंजिबल। टेंजिबल है तो ये प्रोडक्ट तो आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, जैसे कि बैंक लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गए, आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, राइट, कोई होटल में आप रुकना चाहते हैं, रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं, ये सब इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स है, बिकता तो ये भी है। सो हम इस पूरे कोर्स में यही समझेंगे। और जब मैं बात करूं सेल्स मैनेजमेंट का, दिस इज अ प्रोसेस। अब आप देखो क्या है, सेल्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग अ सेल्स टीम टू अचीव अ सेल्स गोल। हमारे सेल्स गोल्स होते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग सेल्स स्टाफ। सेल्स मैनेजर्स आल्सो एनालाइज डेटा एंड क्रिएट स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज द रेवेन्यू। देखो, किसी भी बिजनेस को करने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत है। पहला, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आप बिजनेस क्या करोगे? और दूसरा, बेचना आना चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट है और नहीं बिक रहा तो भी कंपनी नहीं चलेगी, और अगर आपको बेचना आता है पर प्रोडक्ट नहीं है तो भी कंपनी नहीं चलेगी।
दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, सेल्स एंड प्रोडक्ट। बाकी सारी चीजें ना भी हो आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं, राइट। सो सेल्स मैनेजमेंट को और समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। सेल्स इवॉल्व कैसे हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखो सबसे पहले क्या था, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, नॉवेल्स भी पढ़े थे हमने, चार्ल्स डिकन्स के टेल्स ऑफ टू सिटीज, या यूरोप में यूके में, फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, बहुत इश्यूज हुए थे उसके अंदर, बट वो एक ऐसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिससे बहुत चीजें चेंज हुई थी, राइट। ये हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ा, ये हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा, और ये हम सेल्स मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे इसकी इवोल्यूशन में। तो सबसे पहले क्या होता था, जो लोगों के पास फैक्ट्रीज होती थी, मशीन्स होते थे, वो लोग प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान देते थे। वो कहते थे भैया जो बनेगा वही खरीदना पड़ेगा। सो जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा था वो बिक रहा था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी जरूरत है कि नहीं है, वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो वो जो टाइम था ना, वो एक प्रोडक्शन वालों का टाइम था। हमने प्रोड्यूस करा तो आपको खरीदना पड़ेगा। ये टाइम था, ईरा था ऑलमोस्ट, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये करीब करीब 1760 के करीब का ईरा था। सो जैसे मैंने कहा कि जो ये पहला शुरू होता है वो शुरू होता है 1760 के करीब, जिसको हम 18th सेंचुरी कहते हैं। तो आप देखो, आप इसको अंदर देख सकते हो, आप नोट्स भी पढ़ सकते हो उनके जो हम लोगों ने बनाए हैं। तो इस समय ना लार्जली प्रोडक्शन पे काम होता था, मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो वो बनाते थे वही हमें यूज करना पड़ता था। इसके बाद जो नेक्स्ट ईरा आया, वो ईरा आया सेल्स का। अब आप देखोगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर आप देखो कि उसके अंदर सेल्स का ईरा आपको दिखेगा। जैसे इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन है वैसी इमर्जेंस ऑफ सेल्स। सो सेल्स ईरा में क्या होता था, क्योंकि शुरू में जो बनाया वही बेचना होता था। अब दो जने सेम चीज बना रहे हैं तो किसका बिकेगा, जो बेटर सेल्स कर पाएगा। सो ये जो सेकंड ईरा था इसको हम बोलते हैं सेल्स ईरा, जिसके अंदर वो इंसान जीतता था जो बेटर सेल्स टेक्निक्स यूज करता था। मतलब ये कि जो हम बेचेंगे वही आपको खरीदना पड़ेगा। सो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाते थे, अलग अलग कस्टमर्स में डिवाइड हो जाते थे, दुनिया बढ़ गई थी अलग अलग चीजों से, बट यहां पे कंपटीशन आना शुरू हो गया था। सो उस कंपटीशन ने सेल्स मैन को ज्यादा प्रमोट करने लगे। सो इसके अंदर पर्सनल सेलिंग ज्यादा यूज हो रही थी, सेल्समैन स्किल्स ज्यादा यूज हो रहे थे, सेल्समैन जो होते थे वो बहुत ज्यादा डिमांड में होते थे। इसके बाद शुरू हुआ मार्केटिंग का ईरा। जो ये मार्केटिंग ईरा है ये कस्टमर फोकस्ड है, कस्टमर ओरिएंटेड है। मार्केटिंग का मतलब क्या है, हम प्रोडक्ट को आगे जाके कस्टमर को देने की बात करते हैं। अब इसके अंदर हम बिल बोर्ड्स लगाते थे, इसके अंदर हम होर्डिंग्स लगाते थे, न्यूज़पेपर में एड्स निकालते थे, पता नहीं क्या क्या कुछ करते थे मार्केटिंग ईरा के अंदर। सो हमने शुरुआत कहां से करी थी, जो मैंने बनाया वही खरीदना। सो ये प्रोडक्शन ईरा या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हुआ था। सेकेंड ईरा क्या हुआ, सेल्स ईरा, मतलब जो हम बेचेंगे वही आपको लेना है। बट धीरे धीरे करके समझ में आया कि अरे यार जो कस्टमर है उसके लिए हमें सोचना, हमें मार्केट करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, कस्टमर को लाना पड़ेगा कंपनी तक या स्टोर तक, सो दैट वो खरीद सके। सो दैट इज नोन एज मार्केटिंग ईरा। नेक्स्ट जो ईरा है जो कि आज के डेट में प्रेजेंट ईरा चल रहा है उसको मॉडर्न ईरा कहते हैं। इसके अंदर हम कस्टमर को ना किंग बना देते हैं। इसके अंदर हम डेटा के साथ बात करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, हम कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं। कस्टमर एक्विजिशन इज द कॉस्टलीस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन एनी बिजनेस। इसलिए इसमें हम बात करते हैं कि कैसे हम कस्टमर को रिटेन कर सके, कस्टमर को हम सिर्फ सेटिस्फाई ना करें, कस्टमर को हम डिलाइट करें। सो ये ईरा जो है ये है हमारा कस्टमर मॉडर्न ईरा है, जिसमें कस्टमर किंग है, राइट। ये जो चार जो स्टेजेस आए थे इसको हम कंसिडर करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट के अंदर। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत सिंपल है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना ही करना है। कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, आप ज्यादा सेल्स करिए, रेवेन्यू ज्यादा लेके आइए, या आप कॉस्ट को रिड्यूस करिए। मतलब या तो सेल्स के तरीके अपनाइए ताकि आप ज्यादा बेच सके, रेवेन्यू बढ़ेगा, यूनिट सेल ज्यादा करेंगे, या आप प्रोडक्शन में कॉस्ट को कम करिए। ये कोर्स किसका है, सेल्स मैनेजमेंट का है, तो हम लोग इसमें सेल्स की बात करेंगे। सो वी विल सी द 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। ठीक है, देखो पहला ऑब्जेक्टिव बात कर रहा है रेवेन्यू जनरेशन का। यही मैंने आपको बताया, कुछ भी करके आपको रेवेन्यू को बढ़ाना है। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, आप नए मार्केट में जाएंगे, नए कस्टमर्स को एक्वायर करेंगे, आप अपनी रीच बढ़ाने की सोचेंगे, आप प्राइस को भी बढ़ा के रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, राइट। सो ये कुछ तरीके होते हैं जो हम बाद में डिटेल में एक बार पढ़ेंगे,
बट पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेवेन्यू जनरेशन, आपको रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे नई मार्केट में जाके पेनिट्रेट करे या कुछ भी करे। सेकेंड है इंक्रीज्ड वॉल्यूम। देखो, या तो मैं रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सेम प्राइस में मैं सेम यूनिट बेचूं, या मैं यूनिट्स और बढ़ा दूं, मे भी कुछ डिस्काउंट में चलेगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी मॉल में जा रहे हो और कोई एक शोरूम है कपड़ों का, वो कह रहा है कि आप 2 के प्राइस में 5 ले जाइए, या 2 के प्राइस में 4 ले जाइए, या 1 के साथ 1 फ्री ले जाइए। ये सब क्या है? ये सब है कि आपको डिस्काउंट करके वॉल्यूम्स बढ़ाने की बात हो रही है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू तो तभी बढ़ेगा ना जब या तो आप सेम वॉल्यूम में प्राइस को बढ़ाइए, या आप चाहे तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर सकते, सॉरी प्राइस को थोड़ा कम करके वॉल्यूम्स को इंक्रीज करिए। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको यूनिट्स तो सेल करना ही करना पड़ेगा। सो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज्ड सेल्स वॉल्यूम। लास्ट है, सॉरी द थर्ड है, वो है सस्टेन्ड प्रॉफिट्स। सस्टेन प्रॉफिट जो है, देखो जो सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है ना, ये बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और एक लेवल पे लेके आते हैं, ग्रोथ आती है। अगर वो ग्रोथ एकदम से नीचे आ गई तो फायदा नहीं है, मुझे उस ग्रोथ को वहां पे सस्टेन करना पड़ता है। इसलिए हम बात करते हैं सस्टेन प्रॉफिट की। बियॉन्ड जस्ट इंक्रीजिंग सेल्स, द गोल इज टू इंश्योर दैट प्रॉफिट रिमेन स्टेबल एंड ग्रो ओवर टाइम, विच मीन्स हम अगर डिस्काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जब हम डिस्काउंट देंगे तभी सिर्फ माल बिकेगा, या जब मैं बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूं तभी माल बिकेगा। ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये दिवाली में, होली में, ईद में माल बिक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तभी मजा आएगा, और सेल्स ऑब्जेक्टिव भी होना ये चाहिए कि कॉन्टिन्यूस माल बिकता चला जाए, मतलब एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सो थर्ड ऑब्जेक्टिव है सस्टेन्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आता है? जब मैं ज्यादा रेवेन्यू लेके आऊंगा या ज्यादा यूनिट्स निकालूंगा। अब हमने देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो है। फोर्थ पॉइंट में क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट की ग्रोथ, विच मींस कि अगर आपकी डिपार्टमेंट में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ कैसे हो सकता है? जब आप ज्यादा लोग लेके आएंगे। ज्यादा लोग आप क्यों लेके आएंगे? क्योंकि आपको वॉल्यूम्स इंक्रीज करना है, या आपको रेवेन्यू ग्रोथ लेके आना है, या आप किसी और मार्केट में जाना चाहते हैं। अभी आप दिल्ली में बेच रहे हैं, आप इसको कलकत्ता भी बेचना चाहते हैं, तमिलनाडु भी बेचना चाहते हैं, अलग अलग जगह बेचना चाहते हैं, विच मींस आपको अलग अलग जगह पे ऑफिसेस खोलने की जरूरत पड़ेगी। आप शायद इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, आपको वहां ऑफिसेस खोलने पड़ेंगे। आप नए मार्केट की बात कर रहे हैं, या आप नए प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीवी 32 इंच का बेच रहा हूं, साथ में मैं एक और टीवी लेके आता हूं जो कि 45 इंच का, लेट्स से, या 48 इंच का है। सो मेरे पास 2 प्रोडक्ट हो गए ना, सेम मार्केट में 2 अलग कंज्यूमर की जरूरत होगी, 2 अलग रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग कस्टमर्स होंगे, तो मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बेच, अलग तरीके हो गए। सो फोर्थ इज सेल्स डिपार्टमेंट की ग्रोथ। कैसे ग्रोथ होगी? जब आप नए रिक्रूट्स करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है मार्केट लीडरशिप। देखो, सेल्स मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मार्केट में लीडर्स बने, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे करें, हमारे पास कॉम्पिटिटिव एज आए, हम कस्टमर्स के पहले पसंदीदा ब्रांड बन जाए। टॉप ऑफ द माइंड की जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले, जैसे मैं टॉप ऑफ द माइंड की बात करूं तो मेरा प्रोडक्ट सबसे ऊपर आना चाहिए, तो वो है मार्केट लीडरशिप। हमें अपनी ब्रांड इक्विटी बढ़ानी होती है, हमें अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाना होता है, मार्केट शेयर बढ़ाना होता है, और किसी भी तरीके से हमारे जो लॉयल कस्टमर्स है वो बढ़ाने होते हैं। क्योंकि अगर लॉयल कस्टमर्स बढ़ेंगे, हमारे कस्टमर्स सेटिस्फाइड होंगे, तो वो और ज्यादा हमें हेल्प करेंगे ग्रो करने में, एंड दैट इज व्हेन हम मार्केट लीडरशिप में लेके आते हैं। देखो, मार्केट लीडरशिप मैंने सिर्फ ये 4 लाइन में लिखा है, बट इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी गई, एंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एनी मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट बुक। लास्ट है प्रोस्पेक्ट कन्वर्जन। देखो, ऑब्जेक्टिव जो सेल्स का होता है ना, एक सेल्स डिपार्टमेंट का होता है वो, या मैनेजमेंट के हम ले रहे हैं, वो ये भी होता है कि हमारे पास ना बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स नहीं आ पाते। ऐसा नहीं कि दुनिया मेरे पास आ जाएगी और मेरे पास पैसे देंगे और बोलेंगे हम ले लेते हैं, नहीं। बट जितना भी मेरे पास है, मुझे उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर मैं अपना कन्वर्जन रेट बढ़ा देता हूं, ऑटोमेटिकली मेरे वॉल्यूम्स भी बढ़ जाएंगे, मेरा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक और जो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स मैनेजमेंट का, वो है कन्वर्जन रेट को बढ़ाना। और वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा कि हम प्रोस्पेक्ट जो कन्वर्जन होते हैं उनको हम एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट करें, कि जो भी हमारे पास आ रहा है उसको कुछ ना कुछ तो हम बेचे। देखो, जो भी एक दुकानदार होता है ना, वो ये सोचता है कि अगर एक ग्राहक हमारे शोरूम में आता है तो वो चाहे रुमाल ही लेके जाए, बट कुछ तो लेके जाए ना, क्योंकि लाना ग्राहक को शोरूम तक इज एक्चुअली ए कॉस्टली अफेयर। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्वायरिंग कस्टमर्स आर रियली डिफिकल्ट,
रिटेनिंग कस्टमर्स आर स्टिल इजी। सो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। देखो हमें ऑब्जेक्टिव्स पता लग गया। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि एक्चुअली में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका रोल क्या होता है और उनका रिलेशनशिप बाकी जो कंपनी में लोग होते हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए। अब आप सोचो, मैं एक पहले एग्जांपल देता हूं फिर मैं आगे जाता हूं। सपोज करो कि मार्केटिंग वालों ने एडवर्टीजमेंट दे दी कि आपको जो कोका कोला है वो 7 रुपए में मिल जाएगी और इस जगह पे मिलेगी। अब एडवर्टीजमेंट आ गया, लोग दुकानों में पहुंच गए, बट जो सप्लाई चेन वाले हैं वो तो लेके ही नहीं गए। कोका कोला है ही नहीं उस जगह पे जो 7 रुपए में बेच पाए, नहीं हो पा रहा है। अब कोका कोला पहुंच गया बट 7 रुपए में बेचने का उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, सेल्स वालों ने बताया ही नहीं दुकानदारों को कि आपको 7 रुपए में बेचना है। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो कोई फायदा नहीं हुआ ना उस एडवर्टीजमेंट का। सो ऐसे में जरूरी ये है कि हमारा रिलेशनशिप, सॉरी सेल्स वालों का रिलेशनशिप बाकी जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है उनके साथ कैसा है। सो थोड़ा सा देखते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उनके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, राइट। लेट्स सी 7 फंक्शंस ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग सेल्स अपॉर्चुनिटी। देखो एक तो सेल्स का जो बंदा होता है ना उसके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि फटाक से पता कर ले कि कहां पे वो प्रोडक्ट बिकेगा, कौन उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। उसका हमेशा दिमाग चलते रहना चाहिए कि कहीं से भी मैं अपना जो जिस प्रोडक्ट को वो रिप्रेजेंट करता है उस प्रोडक्ट को वो बेच पाए, विच मीन्स की आइडेंटिफाइंग सेल्स अपॉर्चुनिटीज। वो उसको हमेशा देखते रहना पड़ेगा, नए मार्केट में, नए कस्टमर्स में, नए पोजिशनिंग करके रहनी पड़ेगी सो दैट वो अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखे क्रिएट करता रहे, राइट। सेकेंड है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैं रिपीट परचेज की बात करता हूं या मैं चाहता हूं कि कस्टमर मेरे लॉयल कस्टमर बने, वो मेरे ब्रांड एम्बेसडर बने, कस्टमर जो है मुझे और रेफरेंसेस दे, वो तभी हो पाएगा जब मेरा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। सो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो है वो एक अलग लेवल का मतलब लाने की बहुत जरूरी है। कस्टमर को मुझे डिलाइट करना पड़ता है, सिर्फ सेटिस्फाई नहीं। और आप मतलब इस चीज से भी आप वाकिफ रखोगे कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है इसके ऊपर पूरा एक कोर्स है, मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने वही एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करा था। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर प्रॉपर कोर्सेज, राइट। थर्ड है सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। सेल्समैन का जो एक फंक्शन होता है उसको प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन, कस्टमर के पास जाना, कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर्स बताने, उनके बेनिफिट्स बताने, प्राइसिंग बताने, कॉम्पिटिटर्स के साथ उनका एनालिसिस करना, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस करके दिखाना, हमारे क्या फायदे हैं, औरों से लेंगे तो क्या नुकसान, हमसे लेंगे तो क्या फायदा। वो सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को समझाना पड़ता है। सो ये भी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का एक मेजर फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नेगोशिएशन एंड क्लोजिंग डील। देखो कस्टमर एक तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, कभी भी हमें किसी भी मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट में बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट्स भी नहीं अलाउ करती। बट जैसे ही हम किसी ऐसे जगह पे बिजनेस करें जहां बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वहां नेगोशिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे सेल्समैन के स्किल्स आ जाते हैं कि वो कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएट कोई भी सेल्समैन तब तक नहीं कर पाएगा जब तक उसको प्रोडक्ट की नॉलेज ना हो, जब तक उसको कॉम्पिटिटर्स की नॉलेज ना हो, जब तक उसको कंज्यूमर बिहेवियर समझ में ना आता हो। अगर ये सारी चीजें समझ में आती है सेल्समैन को तो वो एक बहुत अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर सकता है और डील को वो क्लोज भी कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है सेल्स रिपोर्टिंग एंड फोरकास्टिंग। देखो आपको सेल्स को रिपोर्ट भी करना पड़ता है। अगर आपने सेल करा है तो आपको बताना पड़ेगा ना बैक एंड टीम को कि भी मैंने ये माल बेच दिया है, अब आपको उस माल की डिलीवरी करनी है या उसको आपको सर्विस प्रोवाइड करना है। साथ में मुझे फोरकास्टिंग भी करनी होती है। ये भी एक फंक्शन है सेल्स मैनेजमेंट का, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के। रिपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे और रिपोर्ट के बेसिस पे वो फोरकास्टिंग भी करते हैं। नेक्स्ट वीक हम कितना बेच सकते हैं, नेक्स्ट मंथ हम कितना बेच सकते हैं, नेक्स्ट ईयर हम कितना बेच सकते हैं। अब देखो जो फोरकास्टिंग है उसके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आपका पॉपुलेशन एक वेरिएबल हो सकता है, पे स्केल एक वेरिएबल हो सकता है, सीजन एक वेरिएबल हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं। बट एक सेल्समैन को ये सारी चीजें पता होना चाहिए। सो उसका जो काम है वो है सेल्स रिपोर्टिंग एंड फोरकास्टिंग। उसको एक बहुत की मैट्रिक्स है जो उसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है अचीविंग सेल्स टारगेट्स। देखो मैंने आपको बताया था बिजनेसेस दो ही तरीके से चलती है, एक तो प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट होना चाहिए, और दूसरा उस प्रोडक्ट का सेल्स होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का सेल्स नहीं हो रहा, कम हो रहा, तो रेवेन्यू कम आएंगे, रेवेन्यू कम आएगा तो ऑब्वियसली हमारे प्रॉफिट्स भी कम होंगे। सो टू मेंटेन द प्रॉफिट और टू इंक्रीज द प्रॉफिट,
सेल्स पीपल मस्ट टारगेट टू अचीव द सेल्स। सो सेल्स टारगेट को अचीव करने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लास्ट जो है आप देखोगे वो कोलैबोरेशन विद द अदर टीम्स। अब ये नेक्स्ट पे स्लाइड में हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि जो सेल्स टीम के जो लोग होते हैं, जो सेल्स पर्सनल्स होते हैं, उनको ना उनके जो पैरेलल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग के हो, ऑपरेशंस के हो, फाइनेंस के हो, कॉस्ट के हो, कोई भी हो, उनके साथ भी डील करना बहुत जरूरी, क्योंकि वो बेच के आ सकते हैं, बट जब तक कस्टमर तक प्रॉपर सर्विस के साथ प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा तब तक उस सेल्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो लास्ट फंक्शन है वो है कोलैबोरेशन विद अदर टीम मेंबर्स, राइट। बट इसको हमने और बेहतर तरीके से इसको डाला हुआ है कि आपके जो सेल्स एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए। तो इस पार्ट को हम समझेंगे उनके रिलेशनशिप से। सो सबसे पहला सेल्स टीम की रिलेशनशिप होनी चाहिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ। देखो यहां पे ये समझना जरूरी है कि सेल्स का क्या काम है, मार्केटिंग का क्या काम है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग। आप फीडबैक लेते कस्टमर से, फीडबैक लेने के बाद आप कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बना के आप कस्टमर्स को जाके आप बताते हैं कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट तैयार है विद दिस फीचर्स, कम्युनिकेट आप करते हैं, एंड दीज आर ऑल मार्केटिंग, राइट। किसी भी तरीके से अगर मैं किसी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं थ्रू वेरियस चैनल्स, उसको मैं मार्केटिंग में लेके आता हूं। सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग के बेसिस पे मैं प्रोडक्ट देके कस्टमर से मैं पैसे लेता हूं, दैट इज व्हाट सेल्स इज। एट द फाइनल जो हमें क्लोज करना होता है। सो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होना चाहिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ, क्योंकि इन दोनों को हमेशा ज्वाइंटली काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने प्रमोट कर रहा हूं कि यहाँ पे 10% डिस्काउंट है और जो सेल्समैन है वो दे ही नहीं रहा डिस्काउंट, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रमोट कर रहा हूं कि आगरा में ये प्रोडक्ट इस जगह पे मिलेगा और सेल्स वालों को पता ही नहीं, वो पहुंच गए जी वहां पे, है ही नहीं वहां, मतलब कस्टमर्स पहुंचे हुए, प्रोडक्ट नहीं पहुंचा हुआ। सो ये जो ना गैप है ये कभी नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्स वालों का कोलैबोरेशन विद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के साथ। प्राइसिंग निकालना, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, टैक्सेशन को कैसे हैंडल किया जाए, कोई डिस्काउंट की बात कर रहा तो मैं डिस्काउंट कहां तक मैं दे सकता हूं, क्या उसके साथ में कुछ एसोसिएट प्रोडक्ट मैं देना चाहूंगा, कोई सब्सिडरी प्रोडक्ट मैं देना चाहूंगा। ये जो सारे जो कंसेप्ट्स है ना जो सेल्स वाले यूज करना चाहते हैं, देखो सेल्स वालों को ये आपको लिवरेज देना पड़ेगा कि वो डिस्काउंट दे सके, वो उसके साथ कुछ बेनिफिट्स ऐड ऑन कर सके। बट ये लिवरेज देने के लिए भी आपको एक सेट टारगेट, सेट प्राइसिंग अचीव करना पड़ता है, या जो भी आप देना चाहते हो बेनिफिट, हर चीज का एक कॉस्ट है, उसको आप कैसे मिटिगेट करोगे रिस्क को। उसके लिए जो सेल्स टीम है उनको किसी भी तरीके से फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ता है, सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइसिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग मेंटेन्ड रहे। सो बहुत जरूरी है, अगर फाइनेंस वालों के साथ सेल्स वाले काम नहीं करेंगे तो उनकी जो फोरकास्टिंग है और जो बजटिंग है और जो वो टारगेट लेके चल रहे हैं वो हेवाए हो जाएगा, वो नहीं अचीव हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट जो सेल्स टीम को कोलैबोरेट करना पड़ता है वो करना पड़ता है ऑपरेशंस टीम के साथ, क्योंकि ये ऑपरेशंस वाले हैं जो कि पैकेजिंग की बात करते हैं, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करते हैं, जो कि टाइमली डिलीवरी की बात करते हैं, जो पूरा सप्लाई चेन है वो सारा ये लोग हैंडल करते हैं। तो सेल्स को किसी भी तरीके से इनके साथ भी मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कस्टमर्स को प्रॉपर टाइमली सर्विसेज मिली या टाइमली प्रोडक्ट मिला तभी तो वो फीडबैक ठीक देगा ना। सो कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पता लगता है मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूं, उससे मेरी फोरकास्टिंग बेटर होती है, बजटिंग बेटर होती है। सो टू गेट अ प्रॉपर फीडबैक जरूरी है कि ऑपरेशंस वालों के साथ सेल्स वाले बहुत क्लोजली काम करें। नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स। देखो अगर मुझे बढ़ाना, अगर टीम बढ़ानी है मुझे, मैं चाहता हूं कि आज मैं दिल्ली बेच रहा हूं, मैं कलकत्ता बेचूं, मैं मुंबई बेचूं, मैं इंडिया के बाहर बेचूं, या मैं आज 32 इंच का टीवी बेच रहा हूं, मैं कल को 48 इंच का 75 इंच का टीवी बेचना चाहता हूं, मैं टीवी के साथ साथ मोबाइल्स भी बेचना चाहता हूं। ऐसे में क्या है कि मुझे वॉल्यूम्स भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, बट दोनों के लिए बढ़ाने के लिए मुझे मेरी टीम को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। और वो टीम कब बढ़ेगी, जब मेरी रिक्वायरमेंट को एचआर वाले समझेंगे और वो मेरे लिए टीम खड़ा करेंगे। उस टीम को मुझे ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, मोटिवेट भी करना पड़ेगा, मुझे उनके इंसेंटिव्स भी प्लान करने पड़ेंगे, बहुत कुछ प्लान करना पड़ेगा, एक प्रॉपर करियर पाथ देना पड़ेगा जितने भी मेरे जूनियर एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो ऐसे में एचआर के साथ कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी जरूरी है। नेक्स्ट जो आता है वो आएगा मेरा सेल्स वालों का जो कोलैबोरेशन होगा वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड आर&डी वालों के साथ। देखो
R&D का मतलब होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, जो इनोवेशंस लाते हैं, या तो सेम प्रोडक्ट में नए इनोवेटिव फीचर्स लाते हैं, या नया प्रोडक्ट ही आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमने ग्रैंड विटारा, हमें पता है ग्रैंड विटारा एक गाड़ी थी जो मारुति ने बेचना स्टार्ट करा था, ठीक है, और वो गाड़ी ठीक ठाक से बिक रही थी। सडनली वो गाड़ी पहले माइल्ड हाइब्रिड की बात करती थी, फिर वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ गई। तो ये जो ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, ये टोयोटा ने इनको दिया था, एंड वी ऑल नो मारुति और टोयोटा के बीच में एक कोलैबोरेशन है। तो जो गाड़ी सेम है, फीचर्स गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम है, क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, कि इनोवेशन ऐड हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऐड करा, विच मींस की जो गाड़ी है उसके अंदर मोटर भी लगा हुआ है जो बैटरी से चल रहा है, और गाड़ी के अंदर इंजन भी है जो कि पेट्रोल से चल रहा है। तो पहले गाड़ी बैटरी से चलेगी, आफ्टर सर्टेन स्पीड वो गाड़ी कन्वर्ट हो जाएगी पेट्रोल में। तो ऐसे में क्या है कि मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत नहीं। सो ये एक इनोवेटिव चीज है। आजकल काफी ऐसे लोग हैं जो कि ईवी के जगह वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा फ्यूल मिल जाए जिसमें पेट्रोल भी हो और आपका क्या नाम है, बैटरी भी हो। तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मेरे ख्याल से क्लियर आपको हो गया होगा कि सेम प्रोडक्ट है, चलता चला रहा प्रोडक्ट, उसमें मैं इनोवेट कर रहा हूं, इनोवेशन ला रहा हूं। तो ये मेरी R&D डिपार्टमेंट है। या ये भी हो सकता है कि मैं गाड़ी ही बिल्कुल नई लेके आ रहा हूं, ठीक है, मारुति एक नई गाड़ी लेके आ गया, ठीक है जी, वो भी चल सकता है। सो R&D वालों का काम होता है बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ कस्टमर, सेल्स पीपल, इधर उधर नई टेक्नोलॉजी के जो एडॉप्शन होते हैं उनके बेसिस में नए प्रोडक्ट लाते हैं। सो बट नए प्रोडक्ट को बेचेगा कौन? बेचेंगे तो सेल्स वाले ना। सो सेल्स ऑन R&D डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है। लास्ट अगर हम बात करते हो, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स होता है। देखो, पोस्ट सेल्स मैटर्स अ लॉट। कस्टमर की जो रिटेंशन है, कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है, डिलाइटनेस है, कस्टमर जो मतलब दिनों दिन बात करेगा आपके प्रोडक्ट की, वो तभी होगा जब उसको पोस्ट सेल सर्विस अच्छी मिलती है। आपने एक प्रोडक्ट बेचा और आप भूल गए कस्टमर को, कस्टमर तंग हो रहा है, उसका काम नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, जिसके कारण उसने पैसा दिया वो बर्बाद हो गया। ऐसे में वो कभी भी आपको रिपीट परचेज नहीं देगा, कभी भी वो रेफरेंसेस नहीं देगा। अगर मुझे रेफरेंसेस चाहिए, रिपीट परचेज चाहिए, मुझे जो ये सर्विस टीम है, जो पोस्ट सेल सर्विस टीम है, इनके साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा। सो इसके साथ में एक छोटा सा ये जो मैंने यूनिट लिया इसको मैं खत्म करता हूं। देखो, आप प्लीज इस चीज को समझो, अगर आप अलग अलग कॉलेजेस से हो, कुछ कॉलेजेस का शायद यहीं पे यूनिट 1 खत्म होता है, कुछ कॉलेजेस में शायद कुछ और एड ऑन होगा, तो वो आप मेरे नेक्स्ट यूनिट में जा सकते हो, उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो भी आपका एड ऑन है वो उसमें कवर होगा। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर कोर्स। यूनिट्स अलग हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। आई मेड श्योर कि किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर ये प्रोग्राम है तो मैं कम तो ना पढ़ाऊं, बेशक ज्यादा पढ़ाऊं। सो लेट्स नाउ गेट इनटू द सेकंड यूनिट।